पिछले 3 साल से फाइनल सीज़न करते-करते फाइनली पापा ने अटैक ऑन टाइटन का फाइनल सीज़न ख़त्म किया। नवंबर 4 को ये ख़त्म हुआ जापान में और टेक्निकली नंबर 5th वर्ल्ड वाइड, क्योंकि यूएस में ये 5 बजे आया था शाम को और इंडिया में भी उसी टाइम पे रिलीज़ हो चुका था। अब ये पूरा जो एपिसोड था, इसे देखते वक़्त मेरे काफ़ी थॉट्स थे। बेसिकली एक पूरा रोलर कोस्टर था जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो यार, क्या हालचाल सबके, इस टंडी सागर बैक ऑन द वीडियो। और आज की इस अमेजिंग वीडियो में हम बात करेंगे अटैक ऑन टाइटन द फाइनल चैप्टर्स स्पेशल 2 के बारे में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब ये पूरा एपिसोड देखते दौरान बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जो टुकड़ों टुकड़े में हमें पहले सौंपी गई है। पिछले सीजन्स में उनके ओएसटी के द्वारा या फिर बैकग्राउंड के डायलॉग्स में ऐसी बहुत सारी चीज़ थी जो इसमें होने वाली थी। एनिमे खत्म होने एक अलग चीज़ है और एनिमे खत्म होते होते क्या दिखाता है वो एक बहुत ही अलग चीज़ है। अगर मैं इस एनिमे की एंडिंग को कंडेंस करने की कोशिश करूँ तो मिकासा ने वो किया जो ymir नहीं कर पाई। मिकासा और ymir दोनों ही बहुत ही सिमिलर कैरेक्टर्स हैं, पर फ़र्क इतना है कि एक में थोड़ी सी फ्रीडम है जो एरन में नहीं है। एरन हमेशा कहता है कि ओरे वा जियूदा, मैं आज़ाद हूँ, पर जिस इंसान को बार बार ये बताना पड़ता है कि मैं आज़ाद हूँ, क्या वो वाकई आज़ाद है? मे बी नहीं। मिकासा ने वो कर दिखाया जो ymir कभी करने का सोच भी नहीं सकती थी। वो चाहती ज़रूर थी कि किंग फिट्स मर जाए, उसे आज़ाद कर दे और फाइनली वो कुछ अपनी ज़िंदगी जी पाए। अगर ymir के साथ किंग फिट्स ने जो भी किया, अगर वो नहीं करते तो ये जो 2000 सालों तक के जो टाइटन्स का कर्ज चला वो नहीं चलता। जितने इंसान मरे उनको मरना नहीं पड़ता, जिन्हें टाइटन शिफ्टर बनना पड़ा उन्हें मरना नहीं पड़ता। बेसिकली ये जो हेल इतने सालों से एक्सपीरियंस किया जा रहा था वो कहीं ना कहीं बचाया जा सकता था। खैर, बैक टू प्रेजेंट। लड़ाई शुरू होती है बहुत ही एपिक तरीके से, एक बहुत ही मज़ेदार टाइटन एक्शन के द्वारा। और यहाँ पर मैं कहूँगा कि ओएसटी ने बहुत ही बढ़िया काम किया। पहले हम ओएसटी की बात करेंगे। ओएसटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि ये हमें बहुत सारी चीज़ें फील करा सकती है। कोटा यामामोटो ने बहुत ही अच्छा काम किया है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कोई भी ओएसटी बहुत ही खतरनाक लेवल की है, नहीं, अच्छी ज़रूर है, बुरी एक भी नहीं है, बट जो मैं एक्सपेक्टेशंस थी मेरी पिछले सीज़न को देखते हुए, इतना कुछ तगड़ा नहीं था। ऑफ कोर्स बैटल सीक्वेंस बहुत अच्छे से एनिमेट किया गया था, एग्जीक्यूट किया गया था और साथ ही साथ जो साउंड ट्रैक था वो भी काफ़ी बढ़िया था। साउंड ट्रैक आगे चल के जाता है नॉर्मल डायलॉग्स के दौरान, जहाँ पर आर्मिन और एरन की कन्वर्सेशन होती है। वहाँ पर भी बहुत ही सूदिंग सा म्यूज़िक होता है, बहुत ही डेप्थफुल, कुछ इम्पैक्टफुल म्यूज़िक प्ले होता है। और जब एंडिंग फाइनली ख़त्म होने जा रही थी तब एक ओएसटी अच्छी आ गई। तो ये साउंड ट्रैक के मामले में ये एपिसोड बहुत ही बढ़िया था। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगा साइड कैरेक्टर्स की। साइड कैरेक्टर्स जैसे कि बेर्थोल्ड, जैसे कि ग्रिशा, जैसे कि क्रूगर, जैसे कि मिस्टर जेवियर और बहुत से कैरेक्टर्स जो हमें 5 में दिखाए गए हैं और वो बेसिकली मर चुके हैं। अभी ये कैरेक्टर्स का जब स्क्रीन पर आना और सर्वे कॉप्स की मदद करना, ये अपने आप में बहुत ही बड़ा मूवमेंट था। चाहे बेर्थोल्ड को आप एक टाइम पे एंटेगनिस्ट कंसिडर करते हो, उसकी एंट्री वाकई इम्पैक्टफुल है और एक होप जागती है कि चलो भाई फाइनली कुछ अच्छा हो रहा है या सर्वे कॉप साथ में मिलकर काम कर रही है सिर्फ एक किसी गोल पे। यहाँ पर बहुत ही अजीब सी कंट्रोवर्सी आ जाती है कि किसी को एंडिंग पसंद आ रही है और किसी को नहीं आ रही। खैर, अगर मैं अपने ओपिनियन में कहने जाऊँ तो अटैक ऑन टाइटन को इससे बेहतर एंडिंग नहीं मिल सकती। पूरे एपिसोड को कंडेंस करने की कोशिश करते हैं। सीन शुरू होता है वहाँ पर जहाँ पर सभी रिमेनिंग 20% ह्यूमैनिटी बची है। पीछे एक खाई है, वहाँ पर एक बच्चा रो रहा है, सभी आसमान की तरफ देख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं किसी तरह कि ये रंबलिंग रुक जाए और उन सभी की मौत ना हो। या तो नीचे गिर के मरोगे या तो उन रंबलिंग के पैरों तले मरोगे, मरना तो है ही। अब यहाँ पर जो फियर उन लोगों ने दिखाने की कोशिश की रंबलिंग के थ्रू, वो ख़तरनाक तरीके से फील होता है। इट वॉज़ वेरी स्कैरी एंड जो वो बच्चे वाला सीन था जब उसे पास ऑन कर रहे थे, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। ये दिखाता है कि भाई एक इनोसेंट इंसान है जिसे इस दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं है, वो एक सिंस के लिए रिपे कर रहा है या अपने पापों की सज़ा भुगत रहा है जो पाप उसने शायद किए भी नहीं या फिर वो अवेयर भी नहीं है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गंदी वाली कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती है। यही हम देखते हैं कि राइनर, एनी वगैरह सभी आगे, पीक वगैरह और सभी मदद कर रहे होते हैं कि किसी तरह से एरन की गर्दन उड़ा दे। यहाँ पर अगर एरन की गर्दन उड़ जाती है तो बहुत हद तक रंबलिंग रुक जाएगी। खैर, सभी ये एंटिसिपेट कर ही रहे थे कि किसी तरह रंबलिंग रुक जाए, बट मुझे पता है आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये चाहते थे कि एरन जीते और वो
पूरी ह्यूमैनिटी को वाइप आउट कर दे। वैसे इसमें कुछ गलत आइडियोलॉजी नहीं है, ना ही कोई सही आइडियोलॉजी है। डिपेंड करता है कि आपके लिए हीरो कौन है और विलन कौन है। कोई एरन को हीरो मानता है तो कोई सर्वे कॉप्स को, कोई एरन को विलन मानता है तो कोई सर्वे कॉप्स को। इट इज़ ऑल अबाउट द पर्सपेक्टिव। मेरा इस पर कोई भी ओपिनियन नहीं है। मतलब मैं ये नहीं मानता कि मारना सही है, मैं ये भी नहीं मानता कि मरना सही है। तो यहाँ पर जो भी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट थे वो काम कर रहे थे। यहाँ पर हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिटेल मालूम पड़ती है, जो कि है एरन और आर्मिन की कन्वर्सेशन। एपिसोड का सबसे मेन फैक्टर वही था, और उसके बाद में एक और मेन फैक्टर आता है। यहाँ पर आर्मिन और एरन की जो कन्वर्सेशन थी वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार थी, बहुत ही ज़्यादा इंसाइटफुल थी, और हमें बहुत सारे सीक्रेट्स मालूम पड़े। हमें ये मालूम पड़ा कि एरन के लिए पास्ट और प्रेजेंट एग्जिस्ट नहीं करता। एरन के दिमाग में इतनी सारी चीज़ें क्लटर हो चुकी है कि उसे ये नहीं पता कि जब से उसने मेमोरी रीगेन की है, क्या वो ज़िंदा है नहीं है, क्या वो प्रेजेंट में जी रहा है, कौन सा साल चल रहा है, उसे कुछ भी नहीं पता, क्योंकि उसके दिमाग में कॉन्स्टेंटली पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर भी क्लस्टर होते रहते हैं। यहाँ पर वो आर्मिन को ये बताता है कि मेरे अंदर एक चाह थी, एक इच्छा थी मेरे अंदर, सब कुछ खत्म कर देने की, सभी इंसानों को खत्म कर देने की। इन दीवारों के बाहर जितने भी लोग हैं सबको मैं कुचल के मार दूँ। ये उसकी आइडियोलॉजी वहाँ से आती है कि आर्मिन ने उसे बचपन में बताया था कि भाई इस दीवारों के बाहर भी दुनिया है, रेगिस्तान है, समुद्र है, ज्वालामुखी है, और भी बहुत सी चीज़ है। यहाँ पर इंसान ये सोचता है कि भाई मैं इस दीवार के अंदर पिस के क्यों मरूँ, क्यों ना मैं बाहर जाऊँ, क्यों ना मैं इस दीवार के बाहर की दुनिया को देखूँ और मेरे रास्ते में जो भी आए उन सबको कुचल दूँ। ये एक आइडियोलॉजी आती है। दूसरी आइडियोलॉजी ये आती है कि ymir उससे क्या कराना चाहती थी। देखने जाए तो एरन का कभी आज़ाद था ही नहीं। देयर इज़ नो ओरेवाज यूदा। अभी ये आज़ाद इसलिए नहीं है क्योंकि वो वही कर रहा था जो डेस्टिनी में है। एरन एक्चुअली कभी अपने दिमाग से कुछ कर नहीं पाया है, क्योंकि उसने ये खुद चीज़ कही थी कि मैं बहुत सारे अलग अलग आउटकम्स ट्राई कर चुका हूँ, एक आउटकम बस ये लौटा यही है कि मैं रंबलिंग स्टार्ट करूँ, मैं 20% की जो पॉपुलेशन है उसको रहने दूंगा। जब 20% की पॉपुलेशन बाकी होगी तुम लोग आना, मुझे मारना, और जब तुम लोग मुझे मार दोगे तो तुम सामने वालों की नज़रों में हीरो बन जाओगे। इसी तरह से पैराडाइज की जो रेपुटेशन है, जो एल्डियंस की रेपुटेशन है वो सुधर जाएगी। मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा पर तुम लोग हीरो बन जाओगे। और अगर मैं 80% को ख़त्म कर देता हूँ तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि अगले 100-200 सालों तक कोई भी पैराडाइज पर हमला कर पाए। तो जितने भी एरन के दोस्त हैं वो एक खुशी खुशी ज़िंदगी जी सकते हैं, बूढ़े हो सकते हैं और नेचुरल डेथ मर सकते हैं। ये एरन का प्लान था। मैं कहता हूँ वो जीता भी और वो हारा भी। जीता इसलिए क्योंकि उसने जो करना चाहता था वो अकम्प्लिश हो गया। उसने 80% पॉपुलेशन को ख़त्म कर दिया, 20% रिमेनिंग रह गई। आर्मिन की एरन के साथ लड़ाई हुई, मिकासा ने एरन को मार दिया और फाइनली पैराडाइज हीरो बन गए। पर कितने सालों तक? 100 साल, 200 साल, 300 साल, क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ पर फिर से हिस्ट्री रिपीट हुई। वहाँ पर ब्लेम किया जाएगा कि तुम्हारे एंसेस्टर्स ने कुछ किया, एरन येगर ने कुछ किया, आर्मिन अर्लेट ने कुछ किया। तो पैराडाइज की जो रेपुटेशन है वो कभी ठीक हुई ही नहीं। जैसे ही पैराडाइज डेवलप हुआ उनके पास वेपन्स आए, बिल्डिंगें खड़ी हो गई, और फ्यूचर में इवेंचुअली मारने ने हमला किया ही, सबको मार ही दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। पर क्या वो शॉर्ट टर्म में हार गया? बिल्कुल नहीं। क्या एरन को जिनकी परवाह थी वो उन्हें नहीं बचा पाया? बिल्कुल नहीं। उन सभी ने एक अच्छी ज़िंदगी, जितनी भी उनकी ज़िंदगी बची थी। तो नॉर्मली देखने जाए तो एरन की ये जीत भी थी और एरन की सबसे बड़ी हार भी। इसका कोई भी कंक्लूजन नहीं निकल सकता है, इसका कोई भी सल्यूशन ही नहीं है, क्योंकि इंसानों के बीच हमेशा मतभेद रहेगा, इंसान हमेशा लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे और वॉयलेंस करते रहेंगे। ये हमेशा इतने सालों से होता आया है और आगे भी होता रहेगा। इसे कोई रोक नहीं सकता अनलेस किसी का माइंडसेट वापस ठीक हो जाए या आमने सामने बैठकर लोग बात करना शुरू करें। खैर, आर्मिन और एरन की कन्वर्सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल थी और आर्मिन एरन को कहता भी है कि तुमने मिकासा को हर्ट किया है, कहीं ना कहीं तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। ये अच्छी बात होगी कि मिकासा तुम्हें भूल जाए और किसी और बंदे के साथ सेटल हो जाए। मतलब एरन नहीं चाहता और एरन अपना फ्रेजाइल साइड दिखाता है। वो कहता है कि भाई मेरे को नहीं चाहिए ऐसा कि किसी और के साथ जाए। मैं चाहता हूँ कि मेरी मौत के बाद भी कम से कम 10 साल तो मेरे पीछे रोए या एटलीस्ट मुझे याद रखे। खैर, ये एरन की एक साइड है जो वो कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाया। वो भी चाहता था कि वो मिकासा के साथ जिए, वो चाहता है कि वो भी आगे ज़िंदा रहे, टाइटस का कर्ज खत्म हो जाए, उसकी जो 14 साल की ज़िंदगी बची है वो एक्सटेंड हो जाए या कुछ भी मिरेकल हो जाए। पर
एरन अच्छे से जानता है कि उसके लिए बस एक ही जगह है, दैट इज़ हेल, क्योंकि उसने इतने बड़े लेवल पे जेनोसाइड कमिट किया है कि जो लोग उस कोलोसल टाइटन के पैरों तले दब के मरे थे, क्या उन्हें कोई मरने की शौक थी, या क्या वो मरने के लिए उतावले थे, क्या उन्हें तकलीफ नहीं हुई होगी? बिल्कुल हुई होगी। तो एरन भी अपने फेट से भाग नहीं सकता। जब उसने दूसरों को मारा तो कहीं ना कहीं उसे भी इवेंचुअली मरना पड़ेगा। आगे चलते हैं तो एक मेमोरी वाला सीन आता है जहाँ पर एरन और मिकासा एक हट में है, एक अच्छे से छोटे से घर में है, और वो लोग वहाँ बैठ के बस आराम से चिल कर रहे हैं, और एरन लकड़ियाँ काट रहा है। एक बहुत ही सिंपल सी नॉर्मल लाइफ। ये तब शुरू होता है जब एक ऑल्टरनेट होता है ऐसा कि अगर एरन जब मिकासा से पूछा व्हाट एम आई टू यू, अगर मिकासा उस टाइम पे उसे ये नहीं कहते कि यू आर फैमिली या ऐसा कुछ, और वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करती, तो मिकासा उसे ये सजेस्ट करती कि तुम्हारे पास ज़िंदगी के 4 साल बचे हैं, हमारे लिए अटैक करने ही वाला है, क्यों ना हम कहीं दूर चले जाएं, तुम्हारी बाकी की बची 4 साल हम कहीं नॉर्मली स्पेंड करें। तो वो तब का सीन है कि अगर वो दोनों डिसाइड करते कि हमें भागना है एक साथ, और ये सब जंग से भागना है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना है, तो वहाँ जाकर रह सकते थे। ये बहुत ही प्यारा सीन था जहाँ पर यहाँ पर एरन फैंटेसाइज करता है कि क्या होता अगर मैं ये जंग नहीं करता, क्या होता अगर मैं मिकासा के साथ भाग जाता, क्या होता अगर मैं उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर पाता, क्या होता अगर मैं ये रंबलिंग नहीं शुरू करता, क्या होता अगर मैं ये 80% की ह्यूमैनिटी को पैरों तले नहीं रोनता। ये बहुत ही प्यारा सीन था, बहुत ही इम्पैक्टफुल सीन था, और मिकासा के लिए भी। भले ये चीज़ रियल ना हो, पर एरन के पास इतना दम तो है कि वो उसे वो फील करा सकता है कि ऐसा हुआ है। दिमाग में जा जाके सभी से एरन ने इस तरह की बातें की होती है, इस तरह के मोमेंट्स बिताए होते हैं एरन के फाइनल मोमेंट से पहले, और ये सब करने के बाद एरन सबकी मेमोरीज वाइप आउट कर देता है। मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल सीन अगर इस पूरे चीज़ में कोई रहा हो तो वो है ymir वाला सीन, और साथ ही साथ एरन का ये कहना कि मिकासा अगर एक बार मैं मर जाऊँ, यानी कि 4 साल बाद, ये जो स्कार्फ है इसे निकाल के फेंक देना, इसे अपने आंखों के सामने मत रहने देना और मुझे भूल जाना, मेरी यादों में अपनी ज़िंदगी वेस्ट मत करना, और जस्ट मूव ऑन, अपनी ज़िंदगी जियो, क्योंकि अनलाइक मी तुम्हारी ज़िंदगी काफ़ी लंबी होने वाली है। ये बहुत ही ब्रूटल सीन है जहाँ पर इंसान रियलिटी एक्सेप्ट करता है कि मैं अपने सिन से बच नहीं सकता, जो मुझे करना है वो करना ही है, मुझे अगर मिकासा के हाथों मरना है तो मरना है, अगर मुझे ह्यूमैनिटी का दुश्मन बनना है तो बनना है, अगर मुझे इन सभी जो मैंने खून बहाया अगर मुझे उसके पाप भुगतने हैं तो मुझे भुगतने ही पड़ेंगे। आर्मी की सबसे बेस्ट चीज़ ये थी कि वो ये कहता है कि भाई तूने भी इतना सब कुछ कमिट किया है, मैंने भी इतना सब कुछ कमिट किया है, लेकिन हम दोनों की जगह है नर्क में। अगर तुम अभी जाते हो तो कुछ साल बाद मैं भी आ ही जाऊंगा वहां पर, क्योंकि हम अपने सिन से भाग नहीं सकते हैं। ymir पे आगे बढ़ते हैं। फाउंडर ymir, जब ymir छोटी थी उसके आंखें फोड़ दी गई, उसकी ज़ुबान काट ली गई, उससे पूरी आज़ादी छीन ली गई। उसके बाद जब पता चला कि भाई इसके पास गॉड लाइक पावर्स है, यानी इतने बड़े टाइटन में ट्रांसफॉर्म होने के बावजूद भी वो किंग फ्रिट्ज की गुलामी करती रही। यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया चीज़ आती है कि मैं आज़ाद होकर भी गुलाम हूँ, यानी कि अगर आपके पास गॉड लाइक पावर्स है, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ है या पावर है, कुछ भी है, अगर आप किसी के साथ इमोशनली बाइंडेड हैं तो आप तभी भी एक स्लेव है, आपके पास कोई आज़ादी नहीं है। ymir के साथ यही हुआ, उसने बहुत सालों तक के किंग फ्रिट्ज की गुलामी की, उसे किंग फ्रिट्ज के साथ शादी भी करनी पड़ी, उसे बच्चे भी पैदा करने पड़े, और उसे मिला क्या, उसे एक अटैक झेलना पड़ा जो किंग फ्रिट्ज पे किया गया था। किंग फ्रिट्ज को उसका कोई वो नहीं था, और ymir के खुद के बच्चों को उसे खिला दिया गया। ये बहुत ही अलग अलग लेवल पे ब्रूटल्स है, बहुत ही डिफरेंट लेवल पे, और बहुत ही घटिया चीज़ है, पर यहाँ पर कहीं ना कहीं ये रिवील किया गया था कि ymir ने इतने सालों तक ये सब क्यों झेला, क्योंकि वो किंग फ्रिट्ज से कहीं ना कहीं प्यार करती थी। वो ये मरने के बाद भी, पार्ट्स में जाने के बाद भी, वो अगले 2000 सालों तक, जहाँ पर किंग फ्रिट्ज का कोई भी नामो निशान नहीं है, वो उसके ऑर्डर्स को मानती रही, बैठ के टाइटन्स बनाती रही, बैठ के पार्ट्स को हैंडल करती रही, टाइटन शिफ्टर्स वाली जो कर्ज था वो चलता गया 2000 सालों तक। सेम सिचुएशन अप्लाई होती है एरन और मिकासा पे। कैसे? एरन का ये कहना था कि ymir ने इतने ह्यूमैनिटी में एक चीज़ ढूंढी थी, कोई ऐसा इंसान जो उसे ये दिखा पाए कि सही तरीका क्या है किसी से प्यार करने का।
ये मतलब नहीं है कि आपकी कोई खुद की फ्रीडम ना हो या ऐसा कुछ भी ना हो। मिकासा का एरन के साथ जो भी रिलेशन था उसके बावजूद भी उसने एरन को मारा। क्या उसने बहुत ही उसको गुस्से में ब्रूटलिटी या ऐसा कुछ था? कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि जो डेस्टिनी थी वो थी। अगर एरन को मरना था तो उसे मरना था, वो नहीं बच सकता उस चीज़ से। लेकिन उस चीज़ को एकदम बिठा के रखने के बाद और किसी की हर एक चीज़ मानते रहने को हम शायद प्यार नहीं कहेंगे। ymir ने वही गलती की 2000 सालों तक, पर लेकिन मिकासा को देखने के बाद उसकी मेंटेलिटी बहुत ज़्यादा बदली। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उससे उसका पर्सपेक्टिव बदला और उसे मुक्ति मिली। टाइटन्स का कर्ज इसलिए ख़त्म हुआ क्योंकि फाउंडर तो मरा ही मरा, लेकिन साथ में ymir को ये दिख गया कि भले ही मिकासा एरन से प्यार करती थी बट उसे मारने का दम भी रखती थी, क्योंकि वो ही एक सही तरीका था। और आर्मिन का भी यही कहना था कि अगर मैं चीज़ों को पकड़ के रखूँगा, इफ़ आई डोंट लेट गो, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, ना ही मैं किसी की भलाई के लिए कुछ कर पाऊँगा। कभी कभार सेपरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और आप इंसानों को पकड़ के नहीं बैठ सकते। सेम चीज़ यहीं पर एरन मिकासा के साथ हुई और बहुत ही ब्यूटीफुली उसे दिखाया गया। बहुत ही शांति से उसने एरन को मारा, मतलब बहुत ही एकदम मैं कहूँगा बहुत ही पीसफुल तरीके से एरन को मारा। और फाइनली उसने एरन को वही दफनाया जहाँ पर एरन बचपन में सोया करता था, या वहीं पर बैठ के वो लोग चिल करते थे। कहीं ना कहीं ये बहुत ही अच्छी एंडिंग थी, मैं कहूँगा कि मतलब बहुत रियलिस्टिक है। इसके अलावा अटैक ऑन टाइटन और क्या ही हो सकता था? अगर टाइटन्स है, अगर शिफ्टर्स हैं तो उन्हें 12-14 साल बाद मरना पड़ता, कोई ना कोई और मार देता, या कोई उन्हें खा लेता, या कोई उन्हें किडनैप कर लेता, मार्ल अटैक कर देता, या फिर इवेंचुअली यही एक बेस्ट तरीका था कि दुनिया की नज़र में लिमिटेड टाइम के लिए हीरो बन जाओ, अपने साथियों को बोलो कि तुम्हें मार दे ताकि तुम एक विलन का रोल निभा पाओ, और एटलीस्ट 100-200 या 300 साल तक तो तुम्हारे जितने भी लोग थे या उनकी जनरेशन एटलीस्ट नॉर्मली नेचुरल डेथ्स मर पाए, ना कि किसी टाइटन्स के दांतों में, किसी टाइटन के पैरों तले, या फिर बमबारी से। फ़र्क नहीं पड़ता है। जो भी है, मैं कहूँगा कि अटैक ऑन टाइटन के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट एंडिंग्स पॉसिबल है। इसके अलावा और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती थी वो तो इसे आमा ही जाने। हम बस फैंस हैं, एज अ फैन हमने बस इस चीज़ को यहाँ तक के सपोर्ट किया है और यहाँ तक के देखा है। मुझे याद है मैं जब 9th क्लास में था तब अटैक ऑन टाइटन मैंने देखना शुरू किया था। मैं अब ग्रेजुएट होने जा रहा हूँ और अभी तक ये सीरीज़ चल रही थी और अब ख़त्म हुए फाइनली। अटैक ऑन टाइटन के ऊपर ये मेरा सेकंड लास्ट वीडियो है। इसके बाद मैं अटैक ऑन टाइटन पे एक वीडियो और बनाना चाहता हूँ जो कि होगा ट्रिब्यूट। उसके बाद से हम अटैक ऑन टाइटन की सीरीज़ इस चैनल से बंद कर देंगे, क्योंकि लेट इट रेस्ट इन पीस। कोई फ़ायदा नहीं है इसको मिल्क करते रहने का डीमन स्लेयर की तरह, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। तो बस इसे नॉर्मली ख़त्म करेंगे। ये थी मेरे पूरे ओपिनियन इस एनिमे को लेके। अभी तक के ये एनिमे मेरा वन ऑफ दी बेस्ट है। मैं इस एनिमे को जितना प्यार करता हूँ या जितना एडमायर करता हूँ या जितना मैं इंस्पायर्ड हूँ इस एनिमे से, मैं शायद ही किसी एनिमे को इतना अटेंशन दे पाऊँगा कभी, या कोई एनिमे की स्टोरी इसको मैच कर पाएगी कभी, क्योंकि कितना सिंपल था। पहले बस दीवारों के अंदर कुछ इंसान है जो सर्वाइव करना चाहते हैं पीछे टाइटन से लड़ते हुए। फिर आ गई गवर्नमेंट का सीन। फिर ये पता चला कि भाई बेसमेंट में कोई राज है। बेसमेंट से चल के ये एनिमे चला गया दूसरी साइड तक, दूसरी साइड की चीज़ें एक्सप्लोर करी और वहाँ पर ये पता चला कि भाई यहाँ पर दोनों क्लैन्स के बीच में बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है और इनकी बहुत ही बड़ी हिस्ट्री है। और ये सब करने के लिए अटैक ऑन टाइटन की पूरी जर्नी शुरू हुई थी एरन येगर नाम के लड़के से, और उस लड़के के बहुत ज़्यादा सपने थे। पर सीधी बात है, उसने ये पूरा बोझ उठाया अपने ऊपर एक विलन बनने का, एक दुश्मन बनने का। और जो भी था, इट वॉज ब्यूटिफुल, इट वॉज क्रूल एज वेल, इट वॉज ब्रूटल, इट वॉज वेरी सैड, इट वॉज वेरी इमोशनल, बट इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल। मैं वही कह सकता हूँ, अटैक ऑन टाइटन वन ऑफ द मोस्ट वेल रिटन फिक्शन में से एक है। मैं अभी भी ये मानता हूँ कि मापा इसको और बेटर तरीके से अडेप्ट कर सकता था इन टर्म्स ऑफ एनिमेशन कुछ जगह पे कार्टूनी लगती है, एंड मैं ये कहने से शर्माऊंगा नहीं, ना ही मुझे कोई फ़र्क पड़ता है जहाँ पर एनिमेशन बुरी है, थोड़ी बहुत बुरी है, बट लेकिन उसको कुछ कर नहीं सकता है। मैं निट पिकिंग नहीं कर सकता। मैंने जब सुबह एपिसोड देखा मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय किया है। ऑफ कोर्स मेरा ध्यान बट रहा था वो थोड़े से कुछ गंदे फ्रेम्स की वजह से, पर ओवरऑल इट वाज फाइन। मैं ज़्यादा कुछ मांग नहीं सकता। मैं ग्रेटफुल हूँ कि मैंने इस एनिमे को ख़त्म होते देखा। बहुत सारे ऐसे एनिमे होते हैं जिनको तो सीज़न 2 भी नहीं मिलता, इसको इतने सारे सीज़न मिले। वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट। वी शुड बी ग्रेटफुल टू हाजिमे इसायामा जिन्होंने इस कहानी को लिखा, इस मांगा को बनाया, और कोदांशा, विट स्टूडियो और हिरोकी सवानो, कोटायामोटो, जो जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे जिन्होंने इस एनिमे को हमारे सामने लाइव पे लाया और हमें इतना बढ़िया एनिमे एक्सपीरियंस करने को मिला।
तो फाइनली अटैक ऑन टाइटन खत्म हो चुका है। मैं जानना चाहूँगा कि आपके थॉट्स क्या है इस एनिमे को लेके। ये थे मेरे पूरे थॉट्स। सॉरी वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी बन गई, पर ट्रिब्यूट वाली वीडियो से थोड़ी और लंबी हो सकती है। दैट्स इट। ये मेरे ओपिनियंस, ऑनेस्ट इमोशंस जो भी थे मैंने आपके साथ में शेयर किए। मैं जानना चाहूँगा कि आप सभी का एक्सपीरियंस क्या था, कि आपको अटैक ऑन टाइटन की एंडिंग कैसी लगी, आपको ये पूरा एनिमे की जर्नी कैसी लगी, और इसमें जो फाइनल एपिसोड था आपके, इसमें से सबसे ज़्यादा बेस्ट मोमेंट्स क्या थे। मेरे लिए तो ये पूरा एनिमे बहुत खास है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगर इसके एनिमेशन थोड़ा सा डिग्रेड हो जाए, CGI का इस्तेमाल हो जाए, स्टूडियो चेंज हो जाए, या थोड़ा सा म्यूज़िक थोड़ा सा डाउन हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जितना खूबसूरत पहले था उतना ही 10 साल बाद भी है, फ़र्क नहीं पड़ता। हो सकता है आज से 5 साल बाद मैं AOT दोबारा रिविजिट करके देखूँ, सीज़न 1 से लेके वापस बिंज वॉच करूँ, कुछ भी हो सकता है। ये एक ऐसी चीज़ है जो मेरे लिए हमेशा स्पेशल रहेगी, और आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनके लिए अटैक ऑन टाइटन हमेशा स्पेशल रहेगा। कोई भी एनिमे इसकी स्पॉट नहीं ले सकता है, एटलीस्ट मेरे लिए और बहुत से एनिमे और अटैक ऑन टाइटन फैंस के लिए स्पेशली। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर मैं एनिमे के प्रैक्टिस सेशंस डालता हूँ। अब फेस कैम के साथ में अटैक ऑन टाइटन के बहुत सारे हिंदी डब्स आएंगे, आई प्रॉमिस। इसी के साथ जो ट्रिब्यूट वाली जो चीज़ें होंगी वो भी कुछ हद तक वहाँ जा सकती है। मेरा जो भी स्पेशल अपडेट आता है वो इंस्टा पे सबसे पहले जाता है, तो वहाँ पर फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पर आते आते टाइम लग जाता है। और अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन द ट्रेंडवर्स डिस्कॉर्ड सर्वर, जहाँ पर हम हर रात को या हर 2-3 दिन में एक बार VC करने की कोशिश करते हैं। तो आप आके VC भी ज्वाइन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, और बस नॉर्मल एनिमे डिस्कशन या नॉर्मल डिस्कशन भी हो सकता है। तो यही था। इस वीडियो को हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे, बट आफ्टर दिसंबर और मे बी इन जनवरी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस।